नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न बैंक A to Z ऑब्जेक्टिव लघुत्तरी प्रश्न सभी A to Z क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसी से पूरा त्रैमासिक पेपर आएगा दोस्तों, इसलिए आप पूरे इसको देखिए, आप टॉप करेंगे। यदि आप इस पूरे प्रश्न बैंक के हल को देख लेते हैं आज, तो पूरा प्रश्न बैंक आप देख लेते हैं तो टॉप करेंगे आप, इसलिए पूरा प्रश्न बैंक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लूप्रिंट से। ब्लूप्रिंट में देख लीजिए, ये सभी अध्याय आएंगे, सभी अध्यायों को मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, इसलिए आप वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ, निम्नलिखित में किस राज्य में अतिचारण भूमि संक्षरण का मुख्य कारण है? किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दूसरा दिया, उस मिट्टी की पहचान करें जो लाल से भूरे रंग की हो जाती है, प्रकृति में खरी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? शुष्क मिट्टी। निम्नलिखित से किस मानवीय गतिविधि ने भूमि संचरण में सबसे अधिक योगदान दिया है? किसने दिया है? वनों की कटाई ने। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन विकास की समस्या नहीं है? कौन सा दोस्तों? संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। चलिए जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पूरे सवालों को हल करूंगा दोस्तों। चलिए पांचवा लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है? कौन सा अजैव संसाधन है? तो चट्टान है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, कृषि के लिए अनुपयुक्त। निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? जनसंख्या। कौन है? जनसंख्या। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। तो कहलाता है जैविक और अजैविक। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। हमारे देश में कुल निम्नकृत भूमि है। कितनी भूमि है? 133 मिली हेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? जनसंख्या। निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा के गठन का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा और उच्च तापमान। किस मृदा को रैगुर भी कहा जाता है? किस मृदा को कहते हैं? काली मिट्टी को। किसको कहते हैं दोस्तों? तो काली मिट्टी को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे मैं देख लेता हूँ 11वां 12वां 13वां, ये 14वां, ये 15वां हो गया। चलिए इसमें से किस मृदा को रैगुर भी कहा जाता है? तो किस मृदा को कहते हैं दोस्तों? काली मृदा को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी सुमाकर की है? किसकी है दोस्तों? लिखी पुस्तक सुमाकर की है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भावी पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता किए बिना होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग निर्धारित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विकसित संसाधन। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला दिया है लौह अयस्क। लौह अयस्क एक अजैविक प्रकार का संसाधन है। दूसरा दिया, संपूर्ण उत्तरी मैदान जड़ोड़ मृदा से बना हुआ है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूमि क्षेत्र कहलाता है। वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा शुष्क मृदा में अधिक होती है। चलिए काली मृदा जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में जड़ोड़ मृदा प्रकार अधिक पाई जाती है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, काटी जाती हैं, वह कहलाता है सकल बोया क्षेत्र। चंबल बेसिन में उत्खनन भूमि को गुल्ली कटाव भूमि कहते हैं। गुल्ली कटाव भूमि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सत्य देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, पुरानी जड़ों मृदा को बंगार भूमि कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों, लैटेराइट शब्द ग्रीक शब्द के लेटर से आया है। तो नहीं दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि कृषि की योग्य है। तो ये गलत है दोस्तों। जहां कृषि वर्षा है उससे कम समय से खेती ना हो गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों, लैटेराइट मृदा अधिकतर गहराई व अम्लीय होती है। तो होती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। नहीं दोस्तों। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण
योग्य संसाधन है तो हाँ है। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन होते हैं, हाँ होते हैं। चलिए इसके सही जोड़ी मिलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? तो हवा, पानी, मिट्टी। पुनर्वीकरण, पुनर्वीकरण क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन का पुनः उपयोग करना। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास क्या कहलाता है? तो रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। चलिए सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास मतलब सांस्कृतिक विकास। संसाधन क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। चलिए जोड़ी करते हैं दूसरी, जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन क्या कहलाते हैं? जैसे वन, वन एक जैविक संसाधन है। नवीनीकरण योग्य संसाधन, तो नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या कहलाया जाएगा दोस्तों? तो नवीनीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा वन कहलाता है। जैव संसाधन कहलाता है पशुधन, जबकि नवीनीकरण योग्य संसाधन वन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या है? तो सामुदायिक संसाधन खेल के मैदान। राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाता है? तो महासागरीय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन रेलवे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया काली मृदा। चलिए काली मृदा क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय पठार। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान। लैटेराइट मृदा क्या कहलाती है? तो लैटेराइट मृदा कहलाती है, लैटेराइट मृदा कहलाए राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों, जबकि लैटेराइट मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। वन वृक्ष केरल। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला लिखा हुआ है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो रियो, किस में हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%। अधिक वर्षा से निश्चलन की प्रक्रिया किस मृदा में निर्माण होती है? बताइए। तो लैटेराइट मृदा में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। भारत के कितने प्रतिशत पर पर्वतीय क्षेत्र है? 30% पर। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? काली मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा या कपास की मिट्टी कहते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वनों की रक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे दिया सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई समुदाय। कौन सा? बिश्नोई समुदाय। चलिए आगे चलते हैं। संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और संसाधनों का पुनः चक्रण करना। दूसरा दिया भूमि निम्नीकरण का दो कारण लिखिए। तो अधिक चराई वनस्पति विनाश। तीसरा दिया है भूमि निम्नीकरण को रोकने के 2 उपाय बताइए। तो 2 उपाय हैं, पहला दोस्तों वनस्पति संरक्षण होना चाहिए और दूसरा भूमि उपयोग योजना बनाना चाहिए। चलिए चौथा दिया मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उपजाऊ बनाना चाहिए और मिट्टी से जुड़े हुए पौधे लगाने चाहिए ताकि मृदा संरक्षण हो सके। चलिए दिया काली मृदा की कोई 2 विशेषता बताइए। तो काली मृदा की 2 विशेषताएं दोस्तों उर्वरता और जल धारण क्षमता लौह और एल्यूमिनियम से भरपूर होता है। चलिए लैटेराइट मृदा की कोई 2 विशेषता बताइए। तो यह होती है अम्लीय प्रकृति की होती है और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण होता है दोस्तों और संसाधनों की कमी होती है। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? वर्तमान पीढ़ी से लेकर के भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चलिए आगे दिया हुआ है समुच्चय जुताई किसे कहते हैं? समुच्चय जुताई किसे कहते हैं दोस्तों? मिट्टी का कटाव और जलवायु कटाव या हटाव जल या वायु के द्वारा करना। संसाधन से क्या आशय है? संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या कहलाते हैं दोस्तों? संसाधन वो होते हैं जिससे हम उपयोग ले सकते हैं, जिससे हम कुछ काम अपनी सेवा मानवकृत सेवा निकाल सकें। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? चादर अपर्दन क्या कहलाता है बताइए। तो चादर अपर्दन मिट्टी की ऊपरी
परत का एक कटाव जो जल के द्वारा होता है। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? ढलान पर पट्टियों पर फसल को उगाना पट्टी कृषि कहलाती है। नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। नवीनीकरण कहलाता है जो प्राकृतिक होते हैं, अनवीनीकरण कहलाता है जो अप्राकृतिक हों। चलिए, जिनका विनाश हो जाने के बाद फिर से उत्पन्न ना किया जा सके, जैसे जीवाश्म खत्म हो जाने, कोयला अनवीनीकरण कहलाता है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अब 2 अध्याय को हल करेंगे। चलिए, दूसरा अध्याय दिया हुआ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। पहला दिया है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में विश्व सारी जैव उपजातियों को कितने प्रतिशत में बांटा गया है? तो 8% में बांटा गया है। पेरियार बाघ रिजर्व को संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य में दोस्तों? तो ओडिशा में। पूर्वोत्तर और मध्य में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो स्थानांतरण कृषि के लिए। निम्नलिखित में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में हुई है? तो किस सन में हुई है दोस्तों बताइए? सन 1973 में हुई है। चलिए आगे दिया हुआ है भैरव देव डावक सेंचुरी भारत के इस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या होता है बताइए? छोटा नागपुर का क्षेत्र जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति? मुंडा और संथाल जाति निवास करती है। कौन सी? मुंडा और संथाल। दूसरा दिया सर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र क्या कहलाता है? एक वन क्षेत्र कहलाता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन का क्षेत्रफल, वन क्षेत्र का 21% हिस्सा रक्षित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां पेड़ों की पूजा करती हैं। किसकी? पेड़ों की पूजा करती हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन पेड़ों के बचाव के लिए काम करता है। किसके लिए? पेड़ों के बचाव के लिए काम करता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, सत्य देख लेते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा A to Z सोल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए सत्य देख लेते हैं। चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया था। सही है दोस्तों। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो नहीं। भारत और नेपाल देशों को बाघ का आवास स्थल माना जाता है? नहीं। वह भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। 72-73 में लागू किया गया था। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सही है दोस्तों। चलिए इसकी सही जोड़ी बना लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज बचाओ आंदोलन। नौ दानय चिपको आंदोलन वन की कटाई के लिए रोकथाम। ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या कहलाता है? 1988। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, अपने ही मध्य प्रदेश में। भारतीय वन जीव अधिनियम तो 1972। चलिए आगे चलते हैं, सही जोड़ी इसको मिलाते हैं। पहला दिया हुआ जिम कार्बोनेट कहाँ है बताइए? उत्तराखंड में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, आपको बता चुका हूँ। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। सरिका राजस्थान कहाँ है दोस्तों? सरिका राजस्थान में। मानस कहाँ है? आसाम में। पेरियार कहाँ है? केरल में। चलिए आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा हुआ है? तो वनों के विनाश से जुड़ा हुआ है। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के लिए कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? तो महुआ और कुसुम के पेड़ों की। हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोक के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। अब चलिए इसके महत्वपूर्ण सवालों को भी हल कर लेते हैं। दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं? तो शिकार पर रोक और आवास संरक्षण और विशेष प्रबंधन किए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? यह प्राकृतिक इकाई है जो पर्यावरण के बीच में परस्पर संबंध बना के रखती है।
चलिए, आरक्षित वन क्षेत्र किसे कहते हैं? वह जो सरकार द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, जिनकी कटाई नहीं की जा सकती, जिन वनों की कटाई पर रोकथाम लगा दी गई है, वो संरक्षित वन कहलाते हैं। रक्षित वन किसे कहते हैं? जो स्थानीय समुदाय द्वारा रक्षा किए जाते हैं, जो लोगों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, ऐसे वनों को रक्षित वन कहते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके आवासों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। भैदो देव डाकव सेंचुरी क्यों प्रसिद्ध है? इसमें बाघों को संरक्षित किया गया है। किसको? बाघों को। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को बचाया गया था, इसलिए चिपको आंदोलन महत्वपूर्ण है वनों की कटाई के लिए। जैव विविधता के दो लाभ लिखिए। तो परिस्थितिकी संतुलन बना रहता है और जैव संसाधनों की उपलब्धता बनी रहती है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को संरक्षित करता है दोस्तों। चलिए आगे दिया है, वनों के ह्रास की समस्या को किस प्रकार से हल किया जाता है? वनों के ह्रास मतलब वनों को कटाई से बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों को संरक्षित रखना चाहिए, ये करना होगा दोस्तों। चलिए आगे के अध्यायों को हल करते हैं। आगे दिया हुआ है जल संसाधन। क्या दिया हुआ है? जल संसाधन, तीसरा अध्याय। इसको भी पूरा A to Z हल करेंगे दोस्तों। चलिए, इसमें लिखा हुआ है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 114 सेमी है। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो 7वीं सदी में हुआ है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? तो महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरदार सावरकर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जल संसाधन जन संरक्षण से संबंधित खादीन व जोहद किस राज्य से है? तो राजस्थान से। पालर पानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वर्षा के पानी को। निम्नलिखित किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? कौन सा? यमुना नदी पर। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? कितने प्रतिशत दोस्तों बताइए? 2/3। कितना? 2/3 भाग ढका हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, किस राज्य पर नहीं है? किस राज्य पर नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। किस पर है? मध्य प्रदेश और गुजरात पर बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करने के लिए गाया गया भादु गीत किस नदी घाटी क्षेत्र में गाया गया था? किस नदी घाटी क्षेत्र में गाया गया? दमोदर नदी घाटी क्षेत्र में गाया गया है दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघनाम मैरीशाम राम में होती है, जो मेघालय में है। राज्य ने भारत की छत वर्षा वाला अभिषेक माना जाता है, कौन सा? तमिलनाडु। बाघों को बताइए। बाघों को बहुउद्देशीय परियोजना को भी कहा जाता है। सतलज, देखो भांगड़ा नंगड़ा परियोजना का विकास सतलज व्यास नदी के बेसिन पर किया गया है। मेघालय में नदियों व झरनों को क्या कहते हैं? बांस से बने पाइपों द्वारा वर्षा के जलों का उपयोग किया जाता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। चलिए सत्य कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो एकदम गलत है दोस्तों। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा क्षेत्र वाले करते हैं, गलत है दोस्तों। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ है, गलत है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहद स्तर पर बांध और झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण किया गया, सही है। चलिए अब सही जोड़ी बना लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन बांध कावेरी नदी पर है। रेहंद बांध, चलिए देखते हैं रेहंद बांध, तो रेहंद बांध किस में है दोस्तों? सोन नदी पर। टिहरी बांध किस पर है? गंगा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान पर बहती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दिया है हैज खास का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रसित होंगे? तो 2 अरब व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 2 अरब व्यक्ति
पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिनियों के नाम क्या होंगे दोस्तों? गुल कहते थे। क्या कहते थे? गुल। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहित ढांचा बनाना आवश्यक है? तमिलनाडु में। कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जल विद्युत किसे कहते हैं? पानी के गिरते वेग से उत्पन्न की गई बिजली को जल विद्युत कहते हैं। नवीनीकरण स्रोत क्या कहलाता है? ऐसे संसाधन जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। नवीनीकरण जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन चक्की, ये सब। बाढ़ किसे कहते हैं? तो बाढ़ मतलब जब नदियों का पानी किनारों पर ज़्यादा आ जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा क्या है? जब पानी जहाँ ज़्यादा नहीं बरसता वहाँ सूखा आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? सूखा आ जाता है। भांगड़ा नागल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहरों में पानी के मतलब किसानों की भूमि को उर्वरक बनाना। चलिए ये आपसे बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अध्याय 5 मानचित्र पर आधारित प्रश्न। तो मानचित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। मानचित्र को देख करके ये सभी स्थानों को टिक लगाना है, यहाँ पास लिखना है मानचित्र में आपको। चलिए तो इस अध्याय को आप करेंगे। आपके लिए है मानचित्र देखकर। मैं अध्याय 1 आता हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय को मैं करूँगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था? निरंकुश प्रशासन। क्या था? निरंकुश प्रशासन। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? तो बिस्मार्क ने रखी थी। किसने? बिस्मार्क ने। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? इमैनुएल सेकेंड। उसके बाद दिया आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है दोस्तों? न्याय का। किसका? न्याय का प्रतीक है। चलिए आगे चलते रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन कब हुई थी? 1789 में। 1789 में हुई थी। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। फ्रांस का झंडा तिरंगा कहलाता है। राइनलैंड का डाकिया जर्मनी को कहा जाता है। किसको? जर्मनी को कहा जाता है। पूर्व व मध्य यूरोप के जमींदारों की खेती पर किसान करते हैं। क्या करते हैं? किसान करते थे। कपड़े मापने का पैमाना क्या कहलाता है? मीटर। वायना की संधि के बाद फ्रांस में क्या हुआ था? बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापित की गई थी। उदारवादी राष्ट्रवाद मुख्यतः राजनीति की आज़ादी चाहते थे। यंग इटली की स्थापना मैजोनो ने की थी। फ्रांस की दूसरी क्रांति कब हुई थी? 1848 में। कब हुई थी? 1848 में हुई थी। जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रसा कहलाता है। फ्रांकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। 1848 में हुआ था। चलिए सत्य देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। तो एकदम सत्य है दोस्तों। 1804 में नागरिकता संहिता के आमतौर पर हिटलर की सहायता थी, नहीं, नेपोलियन की संहिता थी। लाल टोपी तिरंगा अलग ही स्वतंत्रता गणतंत्रता के चिन्ह कहलाते हैं। तो एकदम सही है। उदारवादी सभी को मतदान के पक्ष नहीं, ये गलत है। जर्मनी बटा हुआ था तो सत्य है। पोलनेंस और मेजुरका का संबंध पोलैंड से है। तो सही है दोस्तों। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता था। तो किया जाता था दोस्तों। ला टलिका विक्टर एल्मीनिया की पत्नी थी। तो इसको आप बताएंगे दोस्तों। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था। उसके बाद दिया केसर विलियम प्रथम जर्मन की पहली राजा थी। एकदम सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आगे सही जोड़ी बनाने को दिया हुआ है जो तो दोस्तों तो इसको आपको करना है। मैं केवल एक वाक्य के उत्तर देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था सत्ता पर किस प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? निरंकुश शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? निरंकुश शासन। नृत्य जाति से आप क्या समझते हैं? नृत्य जाति एक समूह है जो साझा संस्कृति और भाषा इतिहास से जुड़ा होता है। तीसरा दिया है कल्पनार्दस यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक आदर्श समाज की कल्पना है जिसमें कि पूर्णता और सुख होता है। रूपक से आप क्या समझते हैं? रूपक एक सटीक चिन्ह है जो किसी विचार या अवधारणा को दर्शाता है। फ्रीडक्स सरयू कौन था?
तो बताइए फ्रीडक सरियो कौन था? फ्रीडक सरियो एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को चित्रों में दिखाया था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट आप जानते हैं दोस्तों कौन थे? एक क्रांतिकारी, वो बहुत बड़े राजा और क्रांतिकारी थे जिन्होंने फ्रांस को अपना फ्रांस के राजा भी थे ये। चलिए मैं सीधे महत्वपूर्ण सवालों की ओर लेके चलता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल आप देख लीजिए। काला लाल और सुनहरा झंडा किस देश में है? तो इटली में है दोस्तों। कहाँ है? इटली में है। चलिए आगे चलता हूँ। आगे जो दिया हुआ इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था दोस्तों, इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। चलिए आगे मैं महत्वपूर्ण सवालों को ही कराऊंगा क्योंकि समय बहुत सारा हो चुका है, इसलिए केवल और केवल महत्वपूर्ण सवालों की ओर चलेंगे। चलिए दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए कब हुई थी दोस्तों? तो हुई थी 1885 में। गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1817 में। 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था दोस्तों? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 5 मार्च 1971 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट के आए थे? तो 1905 में लौट के आए थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस राज्य में किया था? तो कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण में किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मदन मोहनदास करमचंद गांधी हैं। सितंबर 2020 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो नागपुर में हुआ था। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर करते थे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 5 6 7 8 9 10, 10वां सवाल है ठीक है। तो इसमें रविंद्रनाथ व बंकिम चंद्र चटर्जी करते थे दोस्तों। इसमें भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था दोस्तों? तो अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे दोस्तों। उसके बाद आगे चलिए, सत्याग्रह क्या है? चलिए सत्याग्रह क्या कहलाता है? तो विरुद्ध आत्मिक बल। उसके बाद दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध कब किया गया था दोस्तों? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। गांधी जी ने असहयोग संबंधित विचार किस किताब से लिए थे? बताइए किस किताब से लिए हुए थे? हिंद स्वराज से लिया। उसके बाद आगे चलिए, आगे दिया हुआ है, चलिए बहुत सारे ये सवाल दिए हुए। पूना पैक्ट कब हुआ था? मैं सीधे रिक्त स्थानों पर आता हूँ। रिक्त स्थान देख लीजिए। मार्च 1999 में बम्बई रोलेक्ट एक्ट कमेटी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रयोग किया गया था? 1920 में आरंभ किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1921 में हुआ था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अवनींद्रनाथ टैगोर पूर्व चित्रकार रवि वर्मा थे। महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहयोग नमक यात्रा शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं। न्यू के शक को से क्या होता है? जॉनवर तक महात्मा गांधी की दक्षिणीय सत्याग्रह यात्रा चली थी। बहिष्कार के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किया गया था, 13 अप्रैल 1919 को। 1918 को महात्मा गांधी की सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों का भी सत्याग्रह चलाया गया था अहमदाबाद नगर में। चलिए सत्य देख लेते हैं। 1939 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था। तो इस तारीख को नहीं फेंका दोस्तों, उसके पहले फेंका था। चलिए 1927 में भारतीय वाणिज्य और प्रक्रिया का गठन किया गया था। तो किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा मार्च 1900। तो इसमें नहीं किया गया दोस्तों। अब्दुल गफ्फार खां महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो सही थे। अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता है। जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, नहीं दोस्तों। चलते हैं, मैं सीधे आपको एक वाक्य उत्तर की ओर लेके चलता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराने को क्या कहते थे? रेगुलेशन थर्ड। क्या कहते हैं? रेगुलेशन थर्ड कहते थे। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? बताइए।
तो 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 को। चलिए आगे दिया, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1931 को। चलिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों ने नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र ने। बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? बहिष्कार मतलब किसी वस्तु का त्याग कर देना, मतलब उसका उपयोग ना करना। चलिए 1900, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 1917 महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? बताइए क्यों किया? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों चंपारण दौरे का इलाका, इसलिए नील की खेती के लिए यहाँ मजदूरों को परेशान किया जा रहा था, इसलिए किया। पैकेटिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? पैकेटिंग शब्द मतलब होता है बहिष्कार शब्द का तो अर्थ आप जानते हो, बायकट करना, ठीक है। पैकेटिंग शब्द का अर्थ क्या होता है आप बताइए। चलिए आगे दिया, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन को असहयोग कार्यक्रम का स्वीकृत की मुहर लगी थी? तो नागपुर अधिवेशन में लगी थी दोस्तों। चलिए आगे चलता हूं, मैं सीधे सीधे आपको अध्याय सभी पूरा प्रश्न बैंक हल करा के छोड़ूंगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के ऊपर बने रहिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अभी वीडियो अभी चलेगा आगे तक, अभी 2-3-4 मिनट और चलेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेल्जियम मॉडल पर में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? एक, सामुदायिक सरकार जिसके पास प्रशासन की विशेष शक्तियां हों। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? कौन सा है? बेल्जियम उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश है। चलिए, बेल्जियम की जातीय संरचना के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? कौन सा है? 59% लोग फ्लोरियम क्षेत्र में रहते हैं। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन दोस्तों? श्रीलंका बहुसंख्यक समुदाय पर वर्चस्व कायम करना। चलिए इसके मैं आपको रिक्त स्थान दिखा देता हूँ, रिक्त स्थान को हल करा देता हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बेल्जियम क्या है बताइए? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हो गया था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा पर किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की भाषा क्या है? तमिल और संघई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे सीधे 2 अध्याय की ओर चलेंगे। मैं पूरा आपको करा के ही छोड़ूंगा दोस्तों। संघवाद। चलिए देखिए, संघवाद में क्या दिया हुआ है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 29 दिसंबर 1953 में की गई थी। संविधान का रक्षक माना जाता है, किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, समवर्ती सूची में दिया हुआ। शिक्षा किस सूची पर दिया हुआ है? तो समवर्ती सूची पर दिया हुआ। किस सूची पर? समवर्ती सूची पर दिया हुआ है। चलिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से जाने जाती है? तो ग्राम पंचायत। संघ सूची का विषय नहीं है, क्या? कानूनी व्यवस्था। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य कितने राज्यों में संघ में घोषित किया है? भारतीय संविधान भाषाओं को किस अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है? 73वां संविधान संशोधन क्या कहलाता है? पंचायती राज्य पर आधारित है। नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। चलिए सीधे मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, आगे के अध्यायों को हल करेंगे। चलिए आगे के अध्याय आ जाते हैं दोस्तों। विकास। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ आर्थिक विकास का परिणाम क्या है? आर्थिक विकास का परिणाम क्या है दोस्तों बताइए? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा दिया, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है दोस्तों? तो उस देश की जनसंख्या के आधार पर। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, कैसे होता है? तो बहुत अधिक होता है। सामान्य किस देश में विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो कैसे निर्धारित किया? उपयुक्त सभी। सतत विकास किसके आधार पर केंद्रित होता है दोस्तों? अक्षय संसाधन के आधार पर। चलिए मैं रिक्त स्थान पर लेके चलता हूँ आपको। दिया हुआ है आर्थिक विकास से जनता के क्या होता है? जीवन स्तर में वृद्धि होती है। गैर नवीनीकरण संसाधन कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात क्या हो जाता है? नवीनीकरण हो जाता है। उसके बाद देखिए, भूमिगत जल समाप्त संसाधन का उदाहरण है। विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? उच्च होती है। कितनी होती है? उच्च
होती है। चलिए आगे देखा, भारत जो है केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल राज्य में। चलिए आगे दिया हुआ मानव विकास की रिपोर्ट संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा आती है। विश्व बैंक के अनुसार देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति की आय $125 प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं दोस्तों। चलिए एक लास्ट अध्याय बचा हुआ उसको भी खत्म कर लेते हैं। चलिए आप लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं लास्ट तक करा के छोड़ूंगा दोस्तों। लास्ट में अध्याय इसको भी सही विकल्प को भी हल कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी ने लागू नहीं करता? तो कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सकल घरेलू उत्पादन का मापन कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रीय सरकार करती है। सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है बताइए? तो तृतीय क्षेत्र में। हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो हम क्या बनते हैं? चीनी या गुड़ बनाते हैं दोस्तों। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योग क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है दोस्तों? एक सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चलिए रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में आता है। मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है। उसके बाद यह राष्ट्रीय निर्माण की भूमि है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य का ध्येय क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता दोस्तों। संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित और वेतन नियमित होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।